इसको समझिए, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, यहां से आज की क्लास शुरू होनी थी, राइट। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना, ये समझिए आप। ये तीन शब्द हैं, राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। इसको समझ लीजिए पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। डोनी इज, देखिए, इन केस ऑफ गिफ्ट हु इज द ट्रांसफरर, डोनर इज द ट्रांसफरर एंड डोनी इज द ट्रांसफरी, सही है ना। देयर इज a transfer of property from one party to the other party, one is transferer, other is transferee, बहुत सिंपल है कि नहीं है। so Dhoni is the transferee, but because he is not giving anything in return, so he is the transferee without consideration. In case of gift, he is the transferee without consideration. But अब now suppose करो this is matter of sale. In the case of sale, if you are the purchaser, you are giving some consideration for that property. Whatever property you are purchasing, in return of that you are paying him the money for that, है कि नहीं है। आप उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, यानी कि टेक्निकली इन लीगल लैंग्वेज यू आर गिविंग हिम द कंसिडरेशन। तो इन दैट केस you are the transferee but for consideration. तो this is transferee for consideration. I believe कि ये बात समझ में आई होगी आपको। transferee for consideration, transferee for consideration होगा। now without notice से क्या बात हुई। अब सपोज कीजिए कि I am the donor and Amanpreet is the donee, I am the transferer and he is the transferee, fine. Now I have gifted him some property, for that purpose. Now in that case, for any reason, the gift is not valid. Suppose the consent taken by me was not a free consent. The consent taken by me, okay, I gifted the property, no problem in that, but that was not out of my free will. Later on, I am revoking it because in the para second you have read what? A gift may be revoked in any of the cases in which, if it were a contract, it might be rescinded. Suppose now my consent was not free and therefore it is voidable. Now I have a right to rescind it. But in between, Amanpreet played very smartly and he transferred that property to third person. उसने वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी और वो जो व्यक्ति हुआ ट्रांसफरी, दैट क्या कहलाएगा, वो ट्रांसफरी। अब क्योंकि उसने वो परचेज की है, ही हैज गिवन यू सम कंसिडरेशन, तो क्या कहलाएगा, वो ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। ही विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। और अगर उसको इस ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉड प्ले हुआ है या जो इन्फर्मिटीज हैं, इलीगलिटीज इन्वॉल्व हैं, whatever you can say, he is not aware of that, then we say he is the transferee without notice. So transferee for consideration without notice. If the transferee is paying something for in return of what he is getting, he is called transferee for consideration. And if he is not aware of the transactions flaws, है ना, he is not aware of that, it is called he is the transferee for consideration without notice. तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। यू लेट मी नो कि मैंने जो आपको बात समझाई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस, यहीं पर बात हो जाए पहले जरा थोड़ी सी। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, दोबारा समझ लीजिए। मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बेची,
मैंने अपना ये पेन आपको 1 लाख रुपए में बेचा। मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको अपना पेन दिया, आपने मुझे क्या दिया? 1 लाख रुपए दिया। अब हम लीगली हमसे कैसे कहेंगे? यू आर गिविंग मी कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख फॉर दिस। सो व्हाट यू विल बी कॉल्ड? आपको क्या कहा जाएगा? मैं ट्रांसफरर हुआ, आप हुए ट्रांसफरी। अब क्योंकि आप उसमें कंसिडरेशन दे रहे हैं, कुछ मुझे दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। यू आर बीइंग कॉल्ड ट्रांसफरी। आपको ट्रांसफरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, इसलिए आपको ट्रांसफरी कहा जा रहा है। क्योंकि उसके बदले में आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो आपका नाम हो गया कंसिडरेशन, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। तो एक तो ये बात हुई। अब जैसे मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया, मान लीजिए मैंने आपको, जो मेरा लाल किला है, आप जानते हैं सब लोग, चांदनी चौक पर लाल किला मैंने आपको गिफ्ट कर दिया। अब उसके बदले में आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, तो अब क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर हो रही है, तो आप क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरी कहलाएंगे, मैं ट्रांसफरर कहलाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप कुछ भी उसके रिटर्न में दे नहीं रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन। तो ये 2 मीनिंग हो गए, इतना समझिए, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन और ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? बताइए बस। ये इसको आम भाषा में समझिए। एक तो है दान ले रहे हैं आप किसी से, आप उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे हैं, है ना? तो आपने कुछ बदले में कुछ दिया नहीं। एक व्यक्ति है जो आपसे जो प्राप्त कर रहा है प्रॉपर्टी, उसके बदले में आपको पैसे दे रहा है, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। आपके बदले में उसने कुछ लिया, तो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं। वो नहीं लिया तो वो ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग गिवन इन रिटर्न। अगर कोई आपको प्रॉपर्टी के बदले में किसी भी चीज के बारे में अगर कोई वापस उसके रिटर्न में कुछ कर रहे हैं आप, या कुछ दे रहे हैं आप, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। मैं इसको समझाता हूं है क्या, तब समझेंगे शायद आप। 2 भाई थे, 2 भाई हैं, या पिताजी हैं, चलिए समझिए, पिताजी हैं, और पिताजी ने लोन ले रखा है, एक प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, एक प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, और पिताजी उस लोन पर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसको देना नहीं चाह रहे हैं। लोन भी नहीं देना है, और जो बैंक है उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी नहीं देनी है। सही है? अब पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने क्या कि पहले वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट कर दी, या अपने भतीजे को, या अपने दोस्त को, किसी दोस्त, चलो रिलेशन में नहीं जाते हैं, अपने किसी मित्र को गिफ्ट कर दी। सही है? अब प्रॉपर्टी में राइट इंटरेस्ट किसका क्रिएट हो गया? दोस्त का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। दोस्त ने आगे फिर किसी को बेच दी, तो ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, बी ने सी को दी। तो ए ने बी को क्या किया? गिफ्ट किया था, और बी ने आगे क्या किया? सेल किया है। तो ये जो सी है, इस सी को हम क्या कहेंगे? सी ने क्योंकि खरीदी है, तो सी इज द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। अब बैंक अगर पीछे पड़ता है कि हमारे पैसे कैसे निकलेंगे, तो प्रॉपर्टी कहां चली गई? सी के पास चली गई। प्रॉपर्टी कहां चलेगी? सी के पास चलेगी। बैंक अपनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर दावा करेगा, ये प्रॉपर्टी तो हमारी होनी चाहिए। सी क्या कहेगा कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, मैंने इसके पैसे दिए हैं, मैं क्या हूं? आई एम दी ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। और मुझे आपके मॉर्गेज की या आपके बाकी सब फ्रॉड्स का मुझे आइडिया भी नहीं था, तो आई एम द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। तो मेरे जो टाइट, अब क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये होगा कि प्रॉपर्टी बैंक को वापस दिलाई जाए या सी के पास रहेगी, क्योंकि तो राइट्स ट्रांसफरी के भी क्रिएट हो गए हैं इसमें, उसके फेवर में प्रॉपर एक डीड क्रिएट हो गई है। तो इस सभी को समझने के लिए मैं आपको एक टर्म समझा रहा था, क्योंकि डायरेक्ट में दी गई है कि ट्रांसफरिंग फॉर कंसिडरेशन एंड दैट टू विदाउट नोटिस। कौन होगा वो? जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को में जो इंटरेस्ट उसको क्रिएट हुए हैं
खरीदी है उसने, उससे फ्री में नहीं मिली है वो, उसने उसको खरीदा है, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन दी है और उसको जानकारी भी नहीं थी, तो क्या लॉ उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये है क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा अब समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। फिर मैं पूरी लैंग्वेज को पढ़ता हूं दोबारा, बताइए जल्दी से। इसे कहते हैं बोनाफाइड परचेजर। इसका एग्जाम्पल समझिए, इसको समझिए प्लीज, सी द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखिए, ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी। ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी। ए ने अपना घर किसको दिया, बी को दिया, विद ए कंडीशन दैट ही शैल रिवोक द गिफ्ट इफ बी सन डज नॉट टेक अप द स्टडीज ऑफ लॉ। ये उसने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई कि अगर बी का बेटा अगर लॉ की पढ़ाई नहीं करता है तो मैं ये घर वापस ले लूंगा। ए मेक्स ए गिफ्ट टू हिज हाउस टू बी। ए ने किसको दिया, बी को गिफ्ट करी प्रॉपर्टी। क्या दिया, अपना घर दिया बी को, ठीक है, बी को गिफ्ट किया और शर्त ये लगा दी कि ही शैल रिवोक, अगर उसके बेटे ने, बी के बेटे ने लॉ की पढ़ाई नहीं की ग्रेजुएशन के बाद में, तो ये गिफ्ट मैं वापस ले लूंगा, यानी घर में वापस ले लूंगा। नाउ बी सेल्स द हाउस टू सी। बी ने सी को हाउस भेज दिया। सी हैज नो नोटिस ऑफ सच कंडीशन। बी सेल्स टू हाउस टू सी। अब यहां समझिए आप, ये देखिए, ए ने किसको गिफ्ट किया, बी को गिफ्ट किया, तो बी क्या हुआ, ट्रांसफर ही हुआ। लेकिन बी को क्योंकि गिफ्ट करा गया है तो दिस गिफ्ट इज ए ट्रांसफर। व्हाट, गिफ्ट इज ए ग्रेचुअस ट्रांसफर। गिफ्ट इज ए ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। तो बी ने तो कोई गिफ्ट दी नहीं है, बी ने तो कोई गिफ्ट दी नहीं है कि नहीं है। तो यहां ये तो हुआ ग्रेचुअस ट्रांसफर, यहां तो बात खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, ये कंडीशनल कर दिया, कंडीशनल कर दिया, नहीं रिवोक हो सकती है प्रॉपर्टी। कब, ये भी कब, जब बी के बेटे ने लॉ की पढ़ाई नहीं की। अब यहां पे देखना कि दिस गिफ्ट इज रिवोकेबल। दिस गिफ्ट इज रिवोकेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेयर विल ऑफ द ए। ये जो विल है ये रिवोकेबल है, ठीक है। और जो रिवोकेबल कौन सी घटना पर है, ये गिफ्ट वापस तब होगी जब बी के बेटे ने लॉ की पढ़ाई नहीं की। अब बी का बेटा पढ़े लॉ या नहीं पढ़े, इसमें ए की इच्छा नहीं है, ये ए की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा, ये किसकी इच्छा पर निर्भर रहा, डोनी के बेटे की इच्छा पर निर्भर रहा है। तो अब ये जो दिस इज ए वैलिड गिफ्ट, तो अब ये ए अपने घर को वापस लेने का अधिकार रखता है यदि उसके बेटे ने लॉ की पढ़ाई नहीं की। बात समझ में आ गई। तो ये हुई गिफ्ट। ये इट मीन्स दिस इज ए गिफ्ट रिवोकेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इफ द बी सन डज नॉट टेक द लीगल स्टडीज, लॉ स्टडीज। नाउ व्हाट हैपेंस, बी सेल्स द हाउस टू द सी। इसको समझिए क्या है, बी सेल्स द हाउस टू द सी। नाउ सी को क्या कर रहे हैं, बी ने क्या किया, बेचा है, सेल परचेज हुई है। तो हु इज सी, सी इज द ट्रांसफरी, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। सी इज द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। क्या समझ आ रही है अभी। अब सी ने तो, जब सी कहां गया पैसा, बी को पता था कि देखो तुम्हारा बेटा नालायक निकला, बी को पता है कि मेरा बेटा नालायक निकला, इसने लॉ की पढ़ाई करी नहीं, और ये जो घर मुझे मिला था ये इसी कंडीशन में मिला था। अब इसका होगा क्या कि ए मेरा घर वापस ले लेगा, ए ये प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकारी हो गया, गिफ्ट इज रिवोकेबल। अब उसने क्या किया, स्मार्टली इस घर को बेच दिया आगे को, कि बात ही खत्म होगी। जब मैं सी का इंटरेस्ट में क्रिएट कर दूंगा तो फिर ए वापस कैसे लेगा अपने इसको, समझ रहे मत। तो यहां पर जो सी हुआ, ये सी हुआ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। अब अगली लाइन पढ़ी, क्या लिखा है, सी हैज नो नोटिस, सी हैज नो नोटिस ऑफ एनी सच कंडीशन। इसका मतलब क्या है, विदाउट नोटिस। तो सी इज
सी इज द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। उसको एक कंडीशन पता ही नहीं है कि आफ्टर ग्रेजुएशन बी सन डज नॉट ज्वाइन द लॉ कोर्स। नाउ यहां पर क्या है कि अब ए क्या कर सकता है, ए कैन नॉट रिवोक द गिफ्ट बिकॉज सीज इंटरेस्ट शैल बी अफेक्टेड। समझे? अगर वो रिवोक करेगा गिफ्ट यहां पर तो उसका इंटरेस्ट इसमें अफेक्ट होगा सी का। बट इफ हैज नोटिस ऑफ सच कंडीशन, सी वॉज ग्रेचुअस ट्रांसफरी, ए कुड हैव रिवोक द गिफ्ट। बस इसको इतना समझ लीजिए। अब अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो मुझे बताइए। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरीज। इस सेक्शन में कुछ भी ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस यानी कि विदाउट बोनाफाइड यानी कि बोनाफाइड परचेजर के बोनाफाइड ट्रांसफरी के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक है, तो दिस इज, अब यहां पर क्या है, मान लीजिए अब थोड़ा सा सिचुएशन दूर कर देते हैं। सपोज मैंने भी प्रीति को गिफ्ट किया होता, तो फिर गिफ्ट, तो प्रीति फिर ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन नहीं कहलाती, वो ग्रेचुअस ट्रांसफर होता। देन जमजम उस बगीचे को वापस ले सकती थी क्योंकि नाउ ये कहां प्रोटेक्शन किसको मिला है, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन को मिला है। इफ द ट्रांसफर इज नॉट फॉर कंसिडरेशन, शी इज ट्रांसफरी ग्रेचुअसली, देयरफॉर हर राइट्स विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। फिर राइट्स क्या रहे, आपको फ्री में प्रॉपर्टी मिली थी वापस करो आप, या दूसरी कंडीशन वायलेट हो जाए, शी इज द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन, लेकिन उसको पता था पहले से ही कि ये जो गिफ्ट की प्रॉपर्टी है सर को गिफ्ट में मिली थी और किसी भी समय वापस जा सकती है। इट इज द रिवोकेबल गिफ्ट, द प्रॉपर्टी गेन्ड बाय विजयन सर इज द गिफ्ट रिवोकेबल। तो नाउ शी हैड द नोटिस। सो अगर इन दोनों कंडीशंस में किसी का एक ब्रीच होगा, इधर शी द ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन और शी हैड द नोटिस, इन दैट केस हर इंटरेस्ट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। प्लीज लेट मी नो, इस कथा में कुछ समझ में आया, हाँ या ना बताइए। मैंने देखो बहुत कोशिश की कि समझाने की और मरते दम तक करता रहूंगा। बताइए, शाई मत करना, शर्माना मत, बस जिसने की शर्म। मैं फिर एक कोशिश करता हूं दोबारा समझाने की आप लोगों को ढंग से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। कंफ्यूजन रहा तो मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं रहा कुछ। दोबारा समझिए इसको, और अब मैं नहीं दिखूंगा आपको, स्क्रीन दिखेगी केवल, समझिए इस बात को। ए बी एंड सी, इस कहानी के तीन किरदार हैं, ए बी और सी। ए के पास एक ये घर है, ए के पास एक ये घर है, एंड नाउ ही इज गिफ्टिंग gift to be. So what he will be called, he will be called transferee gratuitously, या ऐसे कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन, सही है। नाउ ही इज सेलिंग इट फॉर ₹10 लाख। सी ने दिए 10 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी के लिए, और हाउस किसके पास आ गया, हाउस कूद करके अब यहां आ गया। अब सी के पास घर आ गया, तो सी विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन।
तो दो टर्म होगी, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन। एक तो ये समझ आना चाहिए आपको कि जैसे ही समवन सेज ही द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन, इट मींस ही इज पेइंग फॉर इट, ही इज पेइंग फॉर इट। दो बातें हो गई अभी। अब फिर दोबारा आते हैं, इस कंडीशन को आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन का मतलब क्या है। अब ए ने प्रॉपर्टी दी थी बी को और बी ने सेल किया था सी को। यहां पर थी सेल, यहां पर था गिफ्ट। सही, ये ट्रांजेक्शन हुआ ये। नाउ दिस गिफ्ट वॉज रिवोकेबल, रिवोकेबल। It means the property which was with the B, it could go back to A on happening of any specified event। यहां इसी की बात को समझिए कि पहले ये अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठा लीजिए कि ये गिफ्ट कैसी थी, रिवोकेबल गिफ्ट थी। मींस ए के पास से जो प्रॉपर्टी हाउस आया था वो बी से वापस जा सकता था। बी को ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट बी को वापस करनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी। सही है। अब प्रॉपर्टी रिवोकेबल है, ये वैलिड गिफ्ट है, ऐसे मान के चलते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल कि बी ने अगर खुद ने एलएलबी नहीं करी तो ए ने कहा कि अगर एलएलबी करोगे तो घर तुम्हारा, एलएलबी नहीं करोगे तो घर मुझे वापस करना पड़ेगा। अब बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को किया सेल सी को, तो सी क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। अब ये रिवोकेबल वाली जो पोजीशन थी ये रिवोकेबल है गिफ्ट, ये ही इज नॉट अवेयर, नॉट अवेयर ऑफ दिस। सी को इस बारे में नहीं पता है, तो टेक्निकली सी को हम क्या कहेंगे, अरे भाई सी को हम कहेंगे बोनाफाइड परचेजर, बोनाफाइड परचेजर कह लीजिए, या हम इसको टेक्निकली कहेंगे ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बताइए, इतना बताइए बस मुझे पहले एवरीवन। तो ये सब जो मैंने समझाया कि ट्रांसफरी विदाउट नोटिस फॉर कंसिडरेशन बोनाफाइड परचेजर, इस सब का मीनिंग समझ में आता है या नहीं आता, जल्दी बताइए आप। ट्रांसफरिंग फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये सेक्शन ये कहता है, सेकंड पार्ट, कि अगर सी के पास प्रॉपर्टी आ गई, सी के पास प्रॉपर्टी आ गई, तो भले ही गिफ्ट रिवोकेबल हो, भले ही गिफ्ट वो रिवोकेबल थी, बट इट कैन नॉट बी रिवोक्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द सी। सी के इंटरेस्ट के विपरीत जाकर के अब वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकती अगर ये शर्तें पूरी होती है। पहली शर्त यह है कि सी मस्ट बी ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड ही मस्ट बी ट्रांसफरी विदाउट नोटिस, ना उसको उस रिवोकेबल कंडीशन के बारे में जानकारी हो, और दूसरा उसने उसके लिए पेमेंट की हो कंसिडरेशन के लिए। अगर इन दोनों शर्तों में से, जो कि बोर्ड पे लिखी हुई हैं, अगर इन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त ऐसी है जो कि पूरी नहीं हुई, यानी कि मान लीजिए इसने भी गिफ्ट किया हो उसको, बीएससी को गिफ्ट किया होता, तो पहली शर्त पूरी नहीं होती, फिर इट वुड नॉट बी, हम फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि सी इज द ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि गिफ्ट के केस में उसने कुछ भी उसको नहीं दिया होता। तो दोनों ही शर्तों का पालन करना जरूरी है। तो ही मस्ट बी द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन
एंड ही मस्ट बी द बोनाफाइड परचेजर, मतलब उसको पता ही नहीं था कि भाई कोई ऐसी ए का राइट इसमें क्रिएटेड है नहीं है, तो सी के इंटरेस्ट को लॉ प्रोटेक्ट करेगा, सी के इंटरेस्ट को लॉ प्रोटेक्ट करेगा। अब ये बात समझ में आई या नहीं है बताइए मुझे। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के लिए जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उसको पढ़ लीजिए। देखिए कि nothing in this section shall be deemed to affect the rights of transferee for consideration without notice। nothing in the section में क्या है, रिवोकेशन है। तो रिवोकेशन जो है, रिवोकेशन ऐसे ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये था 126। मैंने आपको, अब मैं इसको बहुत तेजी से पढ़ूंगा एक बार ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। द डोनर एंड डोनी यानी कि बोथ पार्टीज मे एग्री, इट मीन्स देयर कैन बी म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर व्हाट? दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट, जैसे कि LLB की डिग्री करोगे, है ना, which does not depend upon the mere will of the donor, gift shall be suspended or the revoked। and next ये था, but a gift, कैसे गिफ्ट, ये स्पेशल पार्ट हो गया जहां पर mere will पर डिपेंडेंट होगी, जो रिवोकेबल होगी कैसे, shall be revocable at the mere will of the donor, that gift shall be void। लेकिन ये एंटायरिटी में भी हो सकती है, पूरी की पूरी गिफ्ट भी हो सकती है, या उसका केवल एक पार्ट भी हो सकता है। 5 लाख में से 4 लाख को ब्रेक कर लिया, 1 लाख वापस लेने की बात की थी, तो 1 लाख को टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख इट विल बी वॉइड, ये हो गया। और आगे था कि इट कैन बी रिजाइंडेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, ये नेक्स्ट पार्ट था। और फिर ये था कि सेव एज अफोरसेड गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट मीन्स गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड ओनली एज पर द सेक्शन 126। गिफ्ट को केवल 126 के अनुसार ही रिवोक किया जा सकता है, अदरवाइज गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जाए, किसी अन्य तरीके से रिवोक नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट में ये था कि दिस वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द बोनाफाइड परचेजर, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस के लिए। तो इट वाज द डायरेक्ट लैंग्वेज, मैंने समझाया काफी। एक इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, क्या है ये, A gives a field to B, A B को एक फील्ड देता है, यानी कि खेत देता है, यानी कि भूमि लैंड देता है, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद B एसेंट, A की सहमति के साथ अपने लिए क्या राइट रख लेता है, राइट टू टेक बैक द फील्ड। जैसे ये लाइन आई, राइट टू टेक बैक द फील्ड का मतलब हुआ गिफ्ट इज नाउ रिवोकेबल, ठीक है। कब होगा, इन केस B एंड हिज डिसेंडेंट्स डाई बिफोर A। तो ये वो स्पेसिफाइड इवेंट है जिसकी बात करता है 126। इन केस B एंड हिज डिसेंडेंट्स डाई बिफोर A, यानी कि जिसने गिफ्ट की थी, अगर उसके जीवित रहते ही बाकी सब लोग मर गए, जिसके जीवित रहते ही, A के जीवित रहते ही अगर बाकी सब लोग मर गए, तो ये प्रॉपर्टी है, जो फील्ड है, उसको वापिस चला जाएगा। ये रिवोकेबल था इसमें ये। अब हुआ क्या एट उसमें, बी डाइज, बी मर गया, विदाउट डिसेंडेंट्स, उसके कोई आगे बच्चे भी नहीं हुए, है ना। देन इस केस में ए में टेक बैक द फील्ड, ए उस फील्ड को वापस ले सकता है क्योंकि रिवोकेबल थी गिफ्ट, हाँ या ना बताइए। दिस वाज म्यूचुअल। इन दिस केस आपने देखा होगा इस इलस्ट्रेशन में, इन दिस केस देयर वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द डोनर एंड डोनी दैट गिफ्ट शैल बी रिवोकेबल होनी चाहिए। और जो घटना थी रिवोकेबल कब होगी, वो रिवोकेबल घटना कब होगी, जब बी और उसके डिसेंडेंट्स नहीं रहेंगे और ए जिंदा रहे। तो ये ऐसी कंडीशन थी जो कि डोनर की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मियर विल ऑफ द डोनर, कि तुम मर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिस वाज ए वैलिड रिवोकेबल गिफ्ट, और जो गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी है वो वापस भी आ सकती है। कल परसों कुछ स्टूडेंट ने कहा था, बड़े स्वीट से स्टूडेंट हैं, कि सर गिफ्ट देते हैं तो वापस थोड़ी लेते हैं, तो गिफ्ट को वापस भी लिया जा सकता है एज पर 126, अगर ऐसी घटनाएं घट जाएं तब ये ऐसी स्थिति में गिफ्ट को वापस भी लिया जा सकता है रिवोकेबल। जैसे मान लीजिए अमनप्रीत ने कहा, अमनप्रीत को नहीं कहता चलिए,
मान लीजिए शिवम ने कहा, शिवम ने गिफ्ट करा 14 फरवरी, पवित्र दिन है कि नहीं है, जिसका इंतजार हो रहा होगा सब लोगों को। अब वो पवित्र दिन आने वाला है, वैलेंटाइन डे। उस दिन भाई साहब ने गिफ्ट करा कि ये प्लॉट मेरा, मैंने आपको नाम किया, लेकिन इन्होंने शर्त रख ली कि देखो शादी मुझसे करोगी तभी ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी रहेगी, नहीं तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। बड़ा स्मार्ट प्ले करा, शादी करेगी तो प्रॉपर्टी वापस आ गई, वैसे ही वापस आ गई, है कि नहीं है। अब शादी करेगी, नहीं करेगी तो वापस आ जाएगी। अब ये जो शादी करने की जो इच्छा है, शादी करना नहीं करना किस शिवम की अपनी मर्जी पर नहीं रहा, गर्लफ्रेंड के बेस पे रहा। गर्लफ्रेंड मानेगी तो सही, नहीं तो वापस। तो ये क्या हुआ, यहां पर देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, शिवम एंड हिज गर्लफ्रेंड आर एग्रीइंग that a property is being gifted to the girl on the condition that if she marries Shivam Bansal, then she can take the property. Otherwise, Shivam Bansal has a right to take back the property. इसे कहते हैं रिवोकेबल गिफ्ट, कंडीशनल होना। और यहाँ पे खास बात क्या थी कि ये जो गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट है शिवम की मर्जी पर नहीं हो रहा रिवोकेबल, ये लड़की की मर्जी पर है। मान लो इससे उल्टा किया होता कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, तुम इसे एंजॉय करो, लेकिन मेरा जब मन करेगा वापस ले सकता हूं उसको, तो रिवोकेबल एट द मियर विल ऑफ शिवम बंसल कहलाता। तो ये गिफ्ट कैसी होती, वॉइड गिफ्ट होती है। ठीक है, अब कितना, मेरे ख्याल से अब तो बैठ ही गया होगा दिमाग में। तो कर लिया आपने पूरी क्लास। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए आपके, मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, जिंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhijudical.com वेबसाइट और विधि जुडिशल एकेडमी का ऐप, इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको। उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।